लव नेक्स्ट डोर के थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साल 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था और जिसमें हमारे मेन लीड सियोंगो ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। इसलिए उसके कोच उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस कंपटीशन को देखने के लिए आएंगे। तब सियोंगो मना कर देता है और कहता है कि मेरी मॉम को कुछ काम है और मेरे डैड अपने पेशेंट को छोड़कर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। बल्कि कुछ टाइम के बाद ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, इसलिए सियोंगो थोड़ा सा नर्वस होता है और साथ ही उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं आए थे, इसलिए वो थोड़ा सा सैड भी होता है। बट तभी क्राउड में से कोई उसका नाम जोर जोर से चीख रहा होता है। जब वो देखता है तब वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रियू है। वो उसे देखकर सोचने लगता है और कहता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे किस लिए आई और ये मेरा नाम इतनी तेजी से क्यों ले रही है। रियू उसका जोर जोर से नाम ले रही होती है और वो चीखते हुए से कह रही होती है कि अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हें घर पे आने नहीं दूंगी। अब सियोंगो अपना कंपटीशन स्टार्ट कर देता है। अब इससे पहले हमें पता चले कि यहाँ पे विनर कौन है, इससे पहले ही सियोंगो जग जाता है। यहाँ पे रात के 3 बज रहे होते हैं और वो देखता है कि अभी तक रियू मूवी देख रही है और उसी की आवाज से ये यहाँ पे जग गया था। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सोने के लिए लोरी गा दूं। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ये मूवी देखना बंद कर दो और जोर से चीखना भी बंद कर दो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तब सियोंगो भी उसे कह देता है कि जो तुम मूवी देखने वाली हो इसके आगे क्या क्या होने वाला है। वो सारी अच्छी चीजें पहले ही बता देता है, जिस वजह से उसका मूवी स्पॉइल हो जाता है और ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अच्छी तरीके से नहीं सो पाओगे। लेकिन यहाँ पे तो सियोंगो बहुत ही अच्छी तरीके से सो जाता है और वापस से हम उसी कंपटीशन को देखने लगते हैं जहाँ पे सियोंगो उस स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख रियू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब नेक्स्ट सीन में हम रियू को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। जब वो जॉगिंग करके वापस घर आता है तब वो अपने मॉम डैड के साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करता है, जहाँ पे ये लोग बात करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तब उसकी मॉम उससे बात करती है। तब वो कहता है कि मॉम आपकी अपॉइंटमेंट कब है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। तब सियोंगो उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप काफी लंबे समय तक कोरिया में नहीं रही हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था। इतना कहने के बाद वो अपने काम पे चला जाता है। जहाँ पे जैसे वो एंटर होता है उसके कॉलीग उसे सरप्राइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर भी जाता है और कहता है कि तुम सब इस समय ये सारी चीजें क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताते हैं कि हमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलने के बाद भी सियोंगो इस पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो तो रियू के दिए हुए प्लान को देखे जा रहा होता है, जो कि उसका सीईओ भी देख लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, हमारा इतना बड़ा काम हो गया है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो इस बात पे है ही नहीं, बल्कि तुम तो उस पेड़ को देखे ही जा रहे हो। ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि ये पेड़ हमारी कंपनी की नींव है, अगर इस पेड़ को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। ये सुनकर वो फटाक से खाद लाने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर सियोंगो अपने मन में कहता है कि आजकल के लोग भी अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। इसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो कुछ आर्टिकल्स देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे रीडिजाइन करना है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है कि ये काम तो मैं ही करूंगा। आगे हम रियू को देखते हैं जो घर पे अकेली होती है और जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए पहले ब्रेकफास्ट बना दिया है। इसके बाद हम उसके मॉम एंड डैड को देखते हैं जो शॉप पे होते हैं और उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करने वाली है। मॉम कहती है कि मुझे उसे कुछ टाइम देना चाहिए क्योंकि उसने इतनी ज्यादा पढ़ाई की है, उसे समझ में आ जाएगा कि उसे अपनी लाइफ में कुछ न कुछ तो करना ही है। इधर हम रियू को देखते हैं जो घर पे अकेली होती है। पहले तो वो कुछ काम करती है, बट उसके बाद वो मूवी देखने लगती है, गेम खेलती है और इसी तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करती है। बट काफी देर तक यही सारी चीजें कर करके वो थक जाती है। कभी वो सोती है तो कभी वो इधर उधर जाती है, लेकिन इससे भी जब उसका टाइम स्पेंड नहीं होता है तब वो सियोंगो के पास कॉल करती है और उसे साथ में कॉमिक बुक स्टोर पे जाने के लिए कहती है और कॉमिक्स पढ़ने के लिए कहती है। तब वो उसे कहता है कि मैं इसमें काम पे हूँ और मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो तुम्हारे तरह इस तरीके से इस टाइम निकलूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे काम है। और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है। ये देखकर रियू अपने आप से कहती है कि ये अकेला ही मेरा दोस्त थोड़ी ना है और इसके बाद वो मोयम के साथ इस कॉमिक बुक में चली जाती है। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं, बट तभी यहाँ पे सियोंगो भी आ जाता है। उसे देखकर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे एक बुक को लेने के लिए आया था। और इतना कहने के बाद वो टेबल पे रखी एक बुक को ले लेता है जिस बुक का नाम प्रिंसेस होता है और उस बुक को लेकर वो कहता है कि यही बुक तो मुझे चाहिए थी। मोयम उस बुक को देखकर कहती है कि क्या तुम्हें सैड एंडिंग पसंद है। तब सियोंगो उसे कहता है कि हाँ, मुझे सैड एंडिंग पसंद है। अब कुछ टाइम तक ये तीनों यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वहाँ से बाहर जब निकलते हैं तब रियू से और भी जगहों पे जाने के लिए कहती है और साथ में गेम्स भी खेलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सियोंगो और मोयन मना कर देते हैं। मोयन कहती है कि मुझे घर पे जाके कुछ काम करना है और साथ ही मुझे अपना नोट्स भी पूरा करना है और वहीं सियोंगो भी से कह देता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है और ऐसा कहने के बाद वो दोनों उसे वहीं पे छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम दोनों मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो,
कोई बात नहीं है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम रियो और सियोंगो की मॉम के साथ उनके ग्रुप्स को भी देखते हैं। ये चारों बैठ के यहाँ पे बातें करती हैं और साथ ही ये लोग अपने ग्रुप्स के नाम को भी चेंज करती हैं और साथ ही वो अपनी डीपी भी चेंज कर देती हैं, जिसे देखकर रियो अपने डैड से कहती है कि डैड मॉम बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन उनकी फैशन अभी खत्म नहीं हो रही है, जो कि उसकी मॉम सुन लेती है और उसे पीटने लगती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें बूढ़ी दिखती हूँ। इसके बाद ये दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, जिसे देखकर रियो उनकी हेल्प करने के लिए आगे पहुंचती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और उसे दूसरा काम दे देती है। तभी शॉप पे एक पर्सन आती है, जिसे देखकर रियो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये पर्सन इसकी हाई स्कूल की टीचर होती है। इसकी टीचर भी इसे यहाँ पे देखकर काफी खुश होती है और कुछ टाइम बात करने के बाद वो अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इनका ऑर्डर काफी ज्यादा होता है, इसलिए रियो इनकी हेल्प करने लगती है। अब ये दोनों साथ में चलते हुए बातें करते हैं, जहाँ पे रियो अपने स्कूल को देखकर कहती है कि ये स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं बदला और आप टीचर से प्रिंसिपल भी बन चुकी हैं। टीचर उसकी बातें सुनकर कहती है कि हाँ, समय बहुत ही तेजी से बढ़ गया, लेकिन मैंने जिस तरीके से तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे बहुत ही ज्यादा अलग निकली। तुम तो इतनी अच्छी पर्सन बन गई कि तुम्हें ग्रिप में जॉब मिल गया। वैसे तुम यहाँ पे कब तक आई हो? क्या ये तुम्हारा समर वेकेशन चल रहा है? अब ऐसे ही बातें करते करते जैसे ये लोग स्कूल के नजदीक पहुँचते हैं, रियो देखती है कि यहाँ पे तो सियोंगो भी है। अब ये तीनों साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि सियोंगो भी अपने काम की वजह से यहाँ पे आया है और उसे यहाँ पे कुछ काम भी करना है। टीचर इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि अगर तुम दोनों फ्री हो तो क्या मेरे साथ क्लासरूम में चलना चाहोगे? मैं स्कूल के स्टूडेंट्स को तुम दोनों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये सुनकर सियोंगो कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। रियो कहती है कि मैं फ्री हूँ, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। टीचर रियो को अपने साथ क्लासरूम में ले जाती हैं और उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं और साथ ही उसके बारे में और उसकी जॉब के बारे में भी सारे स्टूडेंट को बता देती हैं। सारे स्टूडेंट ये जानकर रियो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अपने मन में रखे हुए सारे क्वेश्चन को उससे एक एक करके पूछने लगते हैं कि आपने कॉलेज कहाँ से किया था, आप ग्रिप में कौन सा जॉब करते हो, क्या आपकी फैमिली अमीर है या फिर नहीं है। रियो उन सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जवाब देती है और बताती है कि वो किस कॉलेज में गई थी, उसके पेरेंट्स अमीर नहीं थे और साथ ही वो ग्रिप में प्रोडक्ट मैनेजर का काम करती थी। ये सुनकर स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या ये आपका सपना था? रियो कहती है कि नहीं, ये मेरा सपना नहीं था। स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि तो फिर आपका सपना क्या था? तभी हम सियोंगो को देखते हैं, जो कि जिम वाले पूल के पास आया होता है और पानी को टच कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो रियो को देखता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन रियो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब सियोंगो उसे रोकते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर रियो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से किसी फीमेल का कॉलर कैसे पकड़ सकते हो? सियोंगो उसे मजाक करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में फीमेल हो? तब रियो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं मेल हूँ? ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई जेंडर ही नहीं है। अब ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो? सियोंगो कहता है कि चलो ना स्कूल के पीछे चलते हैं। तब रियो से कहती है कि हाँ, वो तुम्हें मारकर दफनाने की अच्छी जगह है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे आने के बाद मिट्टी को खोदने लगते हैं। हमें पता चलता है कि इन्होंने 10 साल पहले यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल लगाया हुआ था और जिसके अंदर इन्होंने कुछ लिखा हुआ था और जिसे ये अब देखना चाहते थे। रियो तो मिट्टी को बाहर निकाल कर थक चुकी होती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे उस टाइम कैप्सूल को बाहर नहीं निकलना है। आखिर हम बाहर उसे निकाल ही क्यों रहे हैं? तब सियोंगो से कहता है कि कितना ज्यादा समय हो गया, क्या तुम्हें नहीं जानना है कि हमने उस टाइम क्या लिखकर इस टाइम कैप्सूल के अंदर रखा हुआ था? रियो कहती है कि नहीं, मुझे इसमें जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद वो मिट्टी को खोदना बंद कर देती है, जिसे देखकर सियोंगो उसे कहता है कि मुझे साफ साफ याद है कि हमने उस टाइम कैप्सूल को इस दोनों पेड़ के बीच में ही लगाया था। लेकिन रियो तो उसकी बातें नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। सियोंगो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पीछे से हम देखते हैं कि वो टाइम कैप्सूल मिट्टी से बाहर आ चुका था। अब रियो घर आने के बाद अपनी मॉम को देखती है, जो कि कुछ काम कर रही होती है। वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है। तब वो देखती है कि उसकी मॉम के हाथ में चोट लगी होती है। जब वो अपनी मॉम से इसके बारे में पूछती है, तब उसकी मॉम उसे बताती है कि शॉप पे मैं काम कर रही थी तो थोड़ी सी चोट लग गई। ये देखकर वो अपनी मॉम की परवाह करने लगती है और कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे हेल्प करने दो, लेकिन आपने ही मुझे हेल्प करने नहीं दिया था। और तभी उसका भाई अपने जिम के लिए जा रहा होता है। वो अपने भाई को देखकर उसे कहती है कि मॉम को चोट लगी है और तुम क्या मॉम की हेल्प नहीं कर सकते हो? वो कहता है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम उसके बारे में बताती है और कहती है कि वो जिम में अच्छा काम कर रहा है। उसके ट्रेनर उसे जिम ट्रेनर बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे काम करने दो। अब शाम को हम रियो को देखते हैं, जो कि फोन में गेम्स खेल रही होती है। वो अपने टाइम को इस तरीके से स्पेंड कर करके थक चुकी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मैं इसी तरीके से टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। आगे हम सियोंगो को देखते हैं, जो कि रात के टाइम अपने ऑफिस में होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका सीईओ पास से जा रहा होता है। उसे कहता है कि आज रात तुम घर नहीं जाने वाले हो क्या? सियोंगो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है। तब वो उसे बताता है कि कल हमारी मीटिंग है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरीके से रेस्ट कर लेना चाहिए और मुझे पता है कि कल न्यूज में तुम्हारा आर्टिकल जरूर रिलीज हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है और यहाँ पे डैन हो भी उसे देख रहा होता है और इसके बाद वो अपना काम करने के बाद यहाँ से खाना लेने के लिए जा रहा होता है। और इधर हम मोयोन को देखते हैं, जो कि एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए आई होती है, जिसे दौरा पड़ा होता है। वो उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही होती है, बट रास्ते में इतना सारा जाम होता है कि गाड़ी बीच में ही रुक जाती है। ये देखकर वो लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि लोग अपनी गाड़ी को साइड कर ले ताकि वो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा सके, लेकिन कोई भी पर्सन
उसकी बातों को नहीं सुनता है। पर तभी वो देखती है कि कोई पर्सन कार से बाहर निकल के सारी गाड़ियों को साइड करने की कोशिश कर रहा है और उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही होती है। वो जाते हुए उस लड़के को देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डैन होता है। आगे हम सियोंगो की मीटिंग को देखते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो उसे एक डिजाइन बनाने के लिए कह रहे होते हैं जो कि दूसरी कंट्री का सेम टू सेम डिजाइन होता है। ये देखकर सियोंगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि क्या आप लोगों को हमारी काबिलियत पे शक है? अगर आप चाहो तो हम इससे भी अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा ही डिजाइन चाहिए। ये सुनकर सियोंगो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी और के डिजाइन को चुराना नहीं चाहता हूँ। वो पर्सन कहता है कि आजकल तो ऐसा हर जगह पे हो रहा है, तुम्हें जो काम दिया जा रहा है तुम वैसा ही करो। जो कि ये सुनकर सियोंगो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर आने पे वो सियोंगो से कहता है कि आखिर तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो? ये काम तो इतना ज्यादा सिंपल है ना, हम पहले उस बिल्डिंग के डिजाइन को बना लेंगे और केस होने के बाद हम केस को कोर्ट में ही छोड़ देंगे और कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो कि सियोंगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो मना कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक में ना करो। ये सुनकर तो सियोंगो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ उससे कहे वहाँ से चला जाता है। आगे हम मोयोंग को देखते हैं जो कि उस बच्चे को बचाने के बाद वापस आई होती है, जहाँ पे वो उस पर्सन के बारे में बात कर रही होती है जिस पर्सन ने गाड़ी को साइड किया था, क्योंकि मोयोंग को पता नहीं होता है कि वो हांदो था। वो तो उसके काम से इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद जब वो अपने टेबल पे जाके बैठती है तब वहाँ पे उसे कुछ मिलता है जिसके अंदर राइस केक होता है और साथ ही एक लेटर भी होता है जिसमें उसने लिखा था कि लास्ट टाइम तुम्हें याद रखने के लिए शुक्रिया, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहूंगा। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि एक लेडी से मिलती है, जो कि ये लेडी उसे जॉब ऑफर देने वाली थी। ये लेडी उसे कहती है कि आखिर तुमने ग्रिप में कितने सालों तक काम किया था। रियो उसके बारे में बताती है कि वो वहाँ पे 2015 से काम कर रही है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम तो वहाँ पे काफी समय से काम कर रही थी, तुमने ये काम कब छोड़ा? वो बताती है कि उसने लास्ट मंथ। रियो बताती है कि लास्ट ईयर ही उसने उस जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपने लिए कुछ फ्री टाइम चाहिए था। इसके बाद वो इस लेडी से बात करने के बाद यहाँ से जैसे ही बाहर आती है, सियोंगो उसे देख लेता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे इस समय इस कपड़े में क्या कर रही हो? रियो उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती है और वहाँ से जाने लगती है। तब सियोंगो से फिर से पूछता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? तब वो कहती है कि मुझे कॉफी पीना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तय करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कॉफी ना पीकर यहाँ पे पानी पीने लगती है। सियोंगो भी इसके पीछे खड़ा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब रियो जानबूझकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। इसके बाद वो पास में रखी कुछ एक्सरसाइज वाली चीजों से एक्सरसाइज करने लगती है, जिसे देखकर सियोंगो से कहता है कि तुम इस समय ये सारी चीजें क्यों कर रही हो? रियो उसे उस लेडी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि कुछ टाइम पहले मैं एक लेडी से मिली थी, वो लेडी मुझे वही जॉब दे रही है जो मैं ग्रिप में कर रही थी। वैसे मुझे लगता है कि मुझे फिर से इस जॉब को करना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे अब ये जॉब थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि तुम फिर से वही जॉब क्यों करने चाहती हो? तुमने तो कुछ टाइम पहले कहा था कि तुम उस जॉब को 10 सालों से करके थक चुकी हो, इसलिए तुम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहती हो। तो तुम फिर से वही काम क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम उस काम को करो जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हें करने में अच्छा लगता हो। ये सुनकर रियो से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, सपने ऐसे पूरे नहीं हो सकते हैं। जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं उनका ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि वो जब नीचे गिरेंगे उन्हें खड़ा होने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। और तुम तो जानते हो कि मेरी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैं ये सारी चीजें स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि मेरी भी लाइफ तो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी लाइफ के बारे में भूल चुकी हो? और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब घर आने के बाद सियोंगो अपने मेडल्स को देखता है, साथ ही में पास्ट के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साल 2008 होता है। यहाँ पे सियोंगो का ओलंपिक स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसे रियो मिल जाती है। वो उसे देखकर अपने हाथ से बनाए हुए एक टॉवल को उसे दे देती है, जिसपे उसका नाम लिखा होता है और साथ ही लिखा होता है कि गोल्ड मेडल लेकर आओ। ये देखकर उसे कहता है कि ये बहुत ही अजीब लग रहा है, जब कोई इसे देखेगा तो इसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन रियो के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से वो उसे ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में रियो भी आई होती है, जो कि इसकी इस कंडीशन को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अब तुम कभी भी अपनी लाइफ में एक एथलीट की तरह स्विमिंग नहीं कर सकती हो। जिसे सुनकर ये भी बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। अब प्रेजेंट में सियोंगो को हम उसके कमरे में देखते हैं, साथ ही रियो भी अपने कमरे में होती है और उसकी कही गई बातों को याद कर रही होती है। और इतना सोचते हुए वो उसके कमरे की तरफ एक पत्थर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। अब आगे हम सियोंगो को इसके ऑफिस में देखते हैं। जब अपने सीईओ को देखता है तब ये दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि कल रात की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इसकी दूसरी जो कॉलीग होती है वो सियोंगो से बात करती है और साथ ही उसे समझाने की कोशिश करती है। उसे समझाने के बाद सियोंगो को भी पता चल जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर माफी मांगते हैं और इनके बीच में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि स्कूल के बारे में याद कर रही होती है। जब बच्चों ने उसे पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है, तब रियो ने उसे बताया था कि मेरा सपना है कि मैं अपनी मॉम को प्राउड फील कराऊं, सारे टीचर मुझसे खुश रहें और सारे लोग मुझे जाने, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। ये सुनकर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आखिर क्यों? रियो कहती है कि मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए था। अब उसी बातों को याद करते हुए तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा होता है। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि सुबह में जगकर बाहर जाती है। तब उसकी मॉम उसे खाने के लिए चावल देती है। वो उसे खाते हुए कहती है कि आजकल मुझे हर जगह चावल ही मिल रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम से बताती है कि जो पास में पड़ोसी है वो ये देकर गया था। अभी हम देखते हैं कि वो पर्सन डोंग हो है। अब आगे हम रियो को देखते हैं जो कि रात के टाइम स्कूल के पीछे आकर उसी के टाइम कैप्सूल को बाहर निकालने के
की कोशिश कर रही होती है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल उसे देखते हुए चीख देती है। आवाज सुनकर रियो भी डर जाती है। अब इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे रियो उस टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है कि उसने, मोयन ने और सियोंगो ने साथ में मिलकर उस टाइम कैप्सूल को वहाँ पे रखा था, लेकिन वो टाइम कैप्सूल अभी मिल नहीं रहा है। साथ ही वो अपने जॉब के बारे में भी बता देती कि उसने गरीब वाली जॉब कब की छोड़ दी है और उसने अपनी टीचर से झूठ बोला। उसकी प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम हमेशा से ही एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा ही करोगी। कोई बात नहीं अगर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, मुझे पता है कि तुम बहुत ही जल्द अपने सपने को पूरा करोगी। वैसे हाँ, घर जाने से पहले स्विमिंग पूल से होकर ही जाना, क्योंकि वहाँ पे सियोंगो है। इतना सुनने के बाद रियो उसके पास जाती है। तभी वो दूर से देख लेती है कि उसके हाथ में टाइम कैप्सूल है। वो उसे देखकर कहती है कि क्या तुम्हारे हाथ में जो लेटर है वो मेरा ही लेटर है? सियोंगो हाँ कर देता है। अब ये देखते हुए वो उसके पास दौड़ते हुए जाती है और लेटर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंगो ऐसा नहीं करने देता है और फिर वो पानी के अंदर कूद जाता है। ये देखकर सियोंगो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं पानी के अंदर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम पानी के अंदर चले गए। वो कहता है कि हाँ, रूम में लॉक होने के बाद पहली बार मैं पानी में इस तरीके से आया हूँ। तभी हमें पास के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि जब इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था तब से वो घर में ही रह रहा था, क्योंकि उसे इस तरीके से देखकर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन सियोंगो उसके साथ बाहर जाने से मना कर देता था और उसके साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे को भी लॉक कर दिया था, जिस वजह से रियो इस बार सीढ़ी लगाकर विंडो से अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। बट तभी सियोंगो विंडो के दरवाजे को ओपन कर देता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो उससे बचा लेता है। अंदर आने के बाद रियो सियोंगो को बहुत सारी गाली देती है, क्योंकि वो दरवाजे को हमेशा बंद रखता था, जिस वजह से वो अंदर नहीं आती थी। सियोंगो उसे कहता है कि देखो तुम मुझसे इस तरीके से गाली मत दो। रियो अपने पास से एक हथियार निकालती है और दरवाजे को, विंडो को तोड़ देती है और कहती है कि आइंदा से इस दरवाजे को लॉक मत करना। प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे सियोंगो उससे कहता है कि पहले तुम इस तरीके से हुआ करती थी, लेकिन अब तो तुम बुरी तरीके से बदल चुकी हो। पहले तुम अपने बैग्स के अंदर वेपन रखती थी और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से बदल चुकी हो। मुझे देखो, मैं भी पहली बार पानी में आया हूँ। ये सुनकर रियो भी पानी के अंदर कूद जाती है। तब सियोंगो अपने हाथ में रखे हुए टाइम कैप्सूल को छोड़ देता है और उसे बचा लेता है। रियो कहती है कि मैं उस जॉब को कर करके थक चुकी थी, इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहती थी, लेकिन अब मैं जब रुकी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया अपने कामों को कर रही है और अकेली मैं ऐसे रुक चुकी हूँ। ये सुनकर सियोंगो भी कहता है कि जब मेरे साथ भी वो इंसिडेंट हुआ था तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे लग रहा था कि सारी दुनिया चल रही है और मैं ही रुक चुका हूँ। मैं पहले पानी के अंदर आने से डरता था, जिस वजह से मैं नहा भी नहीं पाता था, और अब देखो मैं पानी के अंदर तैर रहा हूँ। रियो कहती है कि क्या तुम अभी पानी में तैर रहे हो, तो क्या तुम आर्किटेक्ट बनना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ। फिर वो उसके बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम ग्रिप में जॉब छोड़ने के बाद ये करना चाहती हो, या फिर तुम अपने एंगेजमेंट टूटने के बाद ऐसा करना चाहती हो? ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती है और पानी के अंदर जाने लगती है। तब सियोंगो उसे फिर से पकड़ लेता है और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि लेटर लिख रहे होते हैं उस टाइम कैप्सूल में रखने के लिए, जहाँ पे सियोंगो भी होता है और वो भी लेटर लिख रहा होता है। वो लेटर में लिख रहा होता है कि आज से 10 साल बाद, उससे पहले ही मैं अपनी फीलिंग उसे बता दूंगा। वेल, यही इसी पार्ट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।